स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि रहने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को अभी मैं इग्नोर कर रही हूँ, यह कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं इंडियन ज्योग्राफी को भी करवा दूंगी। आप लोग टेंशन ना लें। 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं डिटेल के साथ इसे कंप्लीट करने वाले हैं। यह नोट्स किसका है तो ये भी जान लीजिए, द सिलेक्शन गुरुजी का यह नोट्स दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें क्वेश्चन को सजाया भी गया है और उसके साथ साथ बहुत सारे डिटेल भी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल 2008 में पूछे गए प्रश्नों से 2008 प्री एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएंगे। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट पे आप लोग गौर करते चलेंगे। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। धूल के मैदान को शांति का सागर कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है तो चंद्रमा पर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से या फिर 59% भाग हम लोग नंगे आंखों से भी देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं तो याद रखिएगा 59%। 59% हम लोग देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। सुपरमून चंद्रमा की वह स्थिति है जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। सुपरमून किसे कहेंगे? सुपरमून चंद्रमा की वह स्थिति है जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम दूध मेखला है, मिल्की वे है, मंदाकिनी है और इसका आकार कैसा है तो सर्पिलाकार है। आकाश गंगा के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है एवं सभी ग्रह जो हैं सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। शुक्र अरुण घड़ी दिशा में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। क्लॉकवाइज शुक्र और अरुण सूर्य का परिक्रमा करते हैं। बाकी सारे जो ग्रह हैं, चाहे बुध हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो या फिर वरुण हो, यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। बाकी सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य ही है। उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो कह सकते हैं कि दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है पृथ्वी का? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सभी तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। सभी तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो साइरस है। ध्यान रखिएगा, सबसे चमकीला तारा सूर्य नहीं है, साइरस है। आगे बढ़ते हैं। ये सीरस जो है, सीरस यह क्या है तो क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह सीरस क्या है तो क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है। सूर्य एवं सभी तारों का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। आखिर ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल करके हीलियम के बड़े नाभिक में बदल जाते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के छोटा छोटा नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के बड़े नाभिक में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। यह सब तो जानते होंगे, लेकिन रिवीजन हो जाएगा आप लोग का भी। ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में प्लूटो ग्रह नहीं है। प्लूटो अब बौना ग्रह है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया गया है। यह चेक गणराज्य के प्राग सम्मेलन में किया गया है। प्राग सम्मेलन 2006, और इसी समय प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यह कैसा ग्रह है? बौना ग्रह है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अगर क्रम देखा जाए तो ये देख लीजिए, सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। बुध के नज़दीक में हो जाएगा शुक्र। शुक्र के बगल में पृथ्वी। पृथ्वी के मंगल में है, पृथ्वी के बाद है मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। और ये चारों जो ग्रह हैं यह सब बड़े बड़े हैं और ये छोटे छोटे ग्रह हैं इसके तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चारों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वही बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं
आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा, जबकि आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा, जबकि आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। तो आकार को भी देख लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद आ जाएगा आपका पाँचवें नंबर पे। आकार के अनुसार मैं बता रही हूँ, 1 2 3 4, पाँचवें नंबर पे आ जाएगा अपना पृथ्वी, छठे नंबर पर शुक्र, सातवें नंबर पर मंगल और आठवें नंबर पर बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह की पेटी स्थित है। क्षुद्रग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसको सूर्य के परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन का ही समय लगता है। बुध को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 88 दिन। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जबकि वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण को सूर्य का परिक्रमण करने में 165 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र इतना गर्म क्यों है? आप लोगों को पता होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है। इस कारण से यह ग्रह जो है बहुत ही गर्म है। भोर या शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा वहन या भग्नि ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। वर्तमान में पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को क्यों कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रंग हल्का पीला होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला कलर का होता है। बृहस्पति का एक उपग्रह ज्ञानीमेड है। ज्ञानीमेड है। ज्ञानीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेड। और यह किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। ठीक है। फोबस और डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के मात्र 2 ही उपग्रह है, फोबस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फोबस और डिमोस में से अगर देखा जाए तो डिमोस जो है सिर्फ मंगल का ही नहीं, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि जो है सबसे हल्का ग्रह है। शनि सबसे हल्का ग्रह है। पानी से भी हल्का ग्रह शनि है। अगर शनि को पानी में डाल दिया जाए तो यह तैरने लगेगा। पानी से भी हल्का ग्रह कौन सा? शनि। अगर शनि ग्रह को पानी में डाल दिया जाए तो यह पानी में ही तैरने लगेगा। शनि के चारों तरफ वलय होता है, रिंग पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें टोटल 7 छल्ले होते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर काफी लेटा हुआ है। वरुण पर मीथेन गैस का बादल है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। हरा ग्रह किसे कहेंगे? वरुण को। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस का बादल है। वर्तमान में सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा या फिर उपग्रह शनि ग्रह के पास है। शनि ग्रह के पास है। शनि के पास कुल 145 चंद्रमा हैं। वही बृहस्पति के पास 95-96 है। यह डाटा बदलते रहता है, आप लोग करंट के अनुसार से ही इसे याद रखेंगे, लेकिन अभी कंफर्म है शनि के पास अभी वर्तमान में 145 ही उपग्रह है और बृहस्पति के पास 95 या फिर कहीं कहीं 96 दिया हो रहता है। क्लियर। हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। पिछली बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। अगला बार यह 2062 में दिखाई देगा, याद रखिएगा। 1986 में दिखाई दिया था, अगला बार 2062 में दिखाई देगा। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। इतना डिस्कशन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? आंसर हो जाएगा लाल सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। इसका निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स के निर्देशन में शुरू हुआ था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड द लेसेप्स, इन्हीं के निर्देशन में निर्माण कार्य प्रारंभ हुए थे। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ।
कब हुआ? 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ। इस नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। भूमध्य सागर की ओर से सुएज नहर पर बंदरगाह पोर्ट सईद है। भूमध्य सागर की ओर से सुएज नहर पर बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सईद है। लाल सागर की ओर से सुएज नहर पर सुएज पोर्ट अवस्थित है। लाल सागर की ओर से सुएज नहर पर सुएज पोर्ट अवस्थित है। भूमध्य सागर की ओर से पोर्ट सईद और लाल सागर की ओर से सुएज पोर्ट अवस्थित है। क्लियर? पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर 1914 में बनकर तैयार हुआ। 2000 ईस्वी से पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। 2000 ईस्वी से पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। विश्व के प्रमुख जल संधि जैसे कि बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि यह चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो है चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर ही बेरिंग जल संधि स्थित है। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच में है। कह सकते हैं कि जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। वही पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। वही जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच। बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर के बीच। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर के बीच। हार्मुज फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर के बीच। नेक्स्ट है 2012 में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं इसे लगातार से ही कंप्लीट करने वाली हूँ, आप लोग बोरिंग ना होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल जो है यह गेहूँ है। क्या है? गेहूँ है, ना कि चावल है, गेहूँ है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूँ है। विश्व में गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। भारत दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे अधिक उत्पादित खाद्य फसल चावल है। भारत का सबसे अधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक चीन करता है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में चावल निर्यात में भारत का स्थान पहला है। विश्व में चावल निर्यात में भारत का स्थान पहला है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में, जबकि सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है। प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन में पहला स्थान पंजाब का है। प्रति हेक्टेयर गेहूँ के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पंजाब का है। प्रति हेक्टेयर गेहूँ के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पंजाब का है। याद रखिएगा। ऐसे पंजाब, अगर गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मुताबिक पंजाब पहले नंबर पर आएगा। क्लियर? कॉफ़ी या कहवा में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी या कहवा में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। देश की बात करें तो ब्राज़ील में। चाय में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? तो असम में होता है। कहवा के उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। साओ पोलो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। साओ पालो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। वही सैंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। वही साओ पोलो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। साओ पोलो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। सैंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। साओ पोलो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। वही सेंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, और भारत की बात की जाए तो चाय सर्वाधिक असम में होता है।
गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। वर्तमान विश्व में सर्वाधिक गन्ना भारत में होता है, उसके बाद ब्राज़ील में होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, वही विश्व में क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा भारत में उत्तर प्रदेश को, और विश्व में अगर बात की जाए तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना मिल जो है महाराष्ट्र में है। अभी चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का ही हो चुका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। विश्व में सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लंदन है। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस। विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस। विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या तथा क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में भारत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो पहले स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर अपना भारत है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर दिल्ली है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है, दिल्ली। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो यह बिहार हो जाएगा। वहीं भारत में सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, मात्र 17 ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दिल्ली है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। वही विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसका जो आंसर दिया गया है, इनमें से कोई भी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। इसे ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। यूरोपीय संघ वर्तमान में 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, जिसे यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय यूनियन के 19 सदस्य साझा करते हैं। इन सदस्यों को यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। इन सदस्यों को यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय संघ से संबंधित तिथि, रोम की संधि 1958 में हुआ था। रोम की संधि 1958, maastricht की संधि 1993, लिस्बन की संधि 2009। रोम की संधि 1958, maastricht की संधि 1993, लिस्बन की संधि 2009। ये तीनों डेट याद रखिएगा। रोम की संधि 1958 में हुई थी, maastricht की संधि 1993, लिस्बन की संधि 2009। लिस्बन की संधि 2009। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की घटना को ब्रेक्सिट कहा जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की घटना को ब्रेक्सिट कहा जाता है, ब्रेक्जिट कहा जाता है। एशिया में कितने देश हैं। एशिया में कितने देश हैं बताएंगे। एशिया में कुल कितने देश हैं। एशिया में कुल 48 देश हैं, लेकिन विकीपीडिया के अनुसार चले तो विकीपीडिया में 50 देश बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है वर्तमान में विश्व में कुल महादेश हैं या फिर महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम दिया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महादेश है एशिया और सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महादेश एशिया तथा सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महादेश एशिया है तथा सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं, 54 देश हैं। सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में ही है। एशिया में कुल 48 देश हैं, विकीपीडिया के अनुसार 50 हैं। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं, वहीं दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूरोप में 44 देश हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है।
इसे याद रखिएगा। अफ्रीका में 54, एशिया में कुल 48, विकिपीडिया के अनुसार 50, उत्तरी अमेरिका में कुल 23, दक्षिण अमेरिका में 12, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूरोप में 44 देश हैं। वही अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात यह कहाँ है? तो यूएसए में है, अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। यह सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में कैरो नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? वेनेजुएला में कैरो नदी पर है। कौन सी नदी पर? कैरो नदी पर है, याद रखिएगा। आगे जलप्रपात के बारे में बताया जाएगा, ठीक है भाई, आगे हम लोग देखेंगे। हो चिन मिन शहर को पहले कहा जाता था, हो चिन मिन को पहले कहा जाता था साइगोन। साइगोन, यह हो चिन मिन जो है यह वियतनाम का शहर है। कहाँ का है? वियतनाम का शहर है। हो चिन मिन वियतनाम के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है, हो चिन मिन। यहाँ पे देख भी सकते हैं, हो चिन मिन को वियतनाम के राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वही पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना हैं। नेक्स्ट है, जायरे कांगो का पुराना नाम है। अंगोरा तुर्की का एक शहर है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। अंगोरा खरगोश या बकरी की एक नस्ल का भी नाम है। अंगोरा खरगोश या बकरी की एक नस्ल का भी नाम है। अंगोरा खरगोश से काटे गए लंबे बाल से अंगोरा ऊन बनाई जाती है। 2012 में पूछे गए प्रश्न, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है क्यूबा। कौन कहलाएगा? क्यूबा। गन्ना उत्पादन में वर्तमान में भारत पहले स्थान पर है, वही दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। तंबाकू, चाय, गेहूं, चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पर थाईलैंड है। मक्का के उत्पादन में पहले स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मक्का के उत्पादन में पहले स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी यह कहाँ है? तो यह मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी यह मैक्सिको में स्थित है। यह मैक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसे वल्केनो ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। कोलिमा ज्वालामुखी को वल्केनो ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी के बारे में आगे जानकारी दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंधि। भूसंधि को स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। भूसंधि को स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। एग्जाम्पल है पनामा, स्वेज। जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्या है? यह एक ऐसा सकरा जलमार्ग होता है जो दो झीलों अथवा समुद्रों को आपस में जोड़ता है। जल डमरू मध्य दो झीलों अथवा समुद्रों को आपस में जोड़ता है, जल डमरू मध्य। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है, अतः इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। इसे जल संधि भी कहा जाता है, जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि हो गया, मलक्का जल संधि हो गया। प्रायद्वीप, यह भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि भारत का दक्षिण प्रायद्वीप देख लीजिए, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रायद्वीप कहते हैं। यह भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ भूमि से जुड़ा हुआ है। तो भारत का भी तो नक्शा उसी तरह से है, तीन तरफ से पानी से और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अरब प्रायद्वीप दक्षिण भारत हो गया, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप हो गया। खाड़ी क्या है? खाड़ी किसे कहेंगे? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी हो गया। खाड़ी के तीन ओर से भूमि होता है, जबकि एक ओर से खुला समुद्र होता है। खाड़ी में भी तीन ओर से भूमि और एक ओर से समुद्र, तीन ओर से भूमि और एक ओर से खुला समुद्र होता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा यह गुजरती है 13 देशों से होकर के। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है, जो कि 0 डिग्री कह लीजिए। 0 डिग्री लाइन को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। यह 13 देशों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया,
मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। वही कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री लाइन को कहते हैं। कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर के गुजरती है। यह 17 देश कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 देश कौन कौन से हैं? मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। एक बार फिर से सुनिएगा। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, अफ्रीका से होकर के, एशिया से होकर के और उत्तरी अमेरिका से होकर के। नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्रम से याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। वही मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है, इसको भी याद रखिएगा। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। वही यहाँ पे दिया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीनों रेखा जो है अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरती है, चाहे वो कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो या फिर विषुवत रेखा हो। प्रधान यमुनोत्तर रेखा, प्रधान यमुनोत्तर रेखा यह यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, गाना नहीं होगा, घाना होगा, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा यह यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुर्किना फासो, अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है। कैम्बे की खाड़ी गुजरात में है। कैम्बे की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। कैम्बे की खाड़ी गुजरात में है। फारस की खाड़ी यह पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है। यह ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। फारस की खाड़ी जो है ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। 1980-88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान इस खाड़ी लोगों के कौतूहल का विषय बनी रही। एक बार फिर से सुनिएगा। 1980-88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान यह खाड़ी लोगों के कौतूहल का विषय बनी रही। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, जबकि सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। इस सब के बारे में हमने पहले भी जानकारी हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश होकर नहीं गुजरती है? अभी हमने क्लियर कर लिया है। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा इसी को ही कहते हैं, जो कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ प्रिंसेप, गैम्बोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती से होकर के गुजरती है। मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके बारे में हमने अभी चर्चा कर भी लिया है, ये सब हो चुका है। भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर गर्मी एवं जैव विविधता घटता है। भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर गर्मी एवं जैव विविधता क्या है? घटता है। विषुवतीय प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म जलवायु पाया जाता है। भूमध्य रेखीय जलवायु रसदार फल के लिए अधिक उपयुक्त है। और आपने सुना भी होगा, अंगूर जो पकता है भूमध्य रेखीय जलवायु के कारण ही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, स्कोरिया, सेल, ग्रेनाइट। कौन से आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सेल। सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल जो है परतदार या फिर अपसादित चट्टान है। सेल से स्लेट का निर्माण होता है। बाकी तीनों आग्नेय चट्टान है, इसे याद रखिएगा। पेरिडोटाइट, स्कोरिया और ग्रेनाइट। पेरिडोटाइट, स्कोरिया, ग्रेनाइट यह क्या है? तो आग्नेय चट्टान है, जिसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, चट्टान किसे कहेंगे? पृथ्वी सतह के ऊपर या नीचे पाए जाने वाले मुलायम या कठोर पदार्थ को चट्टान कहा जाता है।
पृथ्वी सतह के ऊपर या नीचे पाए जाने वाले मुलायम या कठोर पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। चट्टान 3 प्रकार के होता है, आग्नेय चट्टान, आसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा, मैग्मा आदि से निर्मित होता है। इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। यह मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनता है। यह परतदार नहीं होता है, याद रखिएगा, यह परतदार नहीं होता है। आग्नेय चट्टान, इसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, इसमें खनिज एवं धातु पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, इसमें खनिज एवं धातु पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ना पेट्रोलियम प्राप्त होगा ना ही कोयला प्राप्त होगा। ठीक है, इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो। नेक्स्ट है अवसादी चट्टान। इसे द्वितीय चट्टान कहा जाता है। इसे द्वितीय चट्टान कहा जाता है। यह आग्नेय चट्टान के अवक्षेपण या अपरदन से बनता है। यह परतदार होता है। इसे जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि पाया जाता है। अवसादी चट्टान में कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज ये सब इसमें नहीं प्राप्त होते हैं, आग्नेय चट्टान में होते हैं। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। आग्नेय चट्टान जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण एम्फीबोलाइट में होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण किस में होता है? एम्फीबोलाइट में। बेसाल्ट का रूपांतरण एम्फीबोलाइट में होता है। गैब्रो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण सर्पेंटाइन में होता है। गैब्रो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण सर्पेंटाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं। लोएस मृदा, लोएस का मैदान भी कह सकते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहते हैं। लोएस का मैदान पवन द्वारा निर्मित होता है। लोएस का मैदान अधिकतर फ्रांस एवं चीन में पाया जाता है। फ्रांस एवं चीन में लोएस का मैदान पाया जाता है। मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ का मिश्रण है। मृदा जो क्या है? कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ का मिश्रण है। यह प्रॉपर्टी के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है। मृदा का निर्माण जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबे समय तक बने रहने से होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबे समय तक बने रहने से होता है। मिट्टी का कण के आकार के आधार पर बंटवारा। मिट्टी का कण के आकार पर बंटवारा किया गया है, जैसे कि है बलुई, पथरीली मिट्टी, बलुई या फिर पथरीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, पांसू मिट्टी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बलुई या फिर पथरीली मिट्टी जो है, बलुई या पथरीली मिट्टी, इसमें मिट्टी के कण का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसमें मिट्टी के कण का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसमें जल अवशोषण की क्षमता काफ़ी कम होती है। अब है चिकनी मिट्टी। इसमें मिट्टी का कण का आकार काफ़ी छोटा होता है। इसमें जल अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका इस्तेमाल कुम्हार द्वारा खिलौना इत्यादि बनाने में किया जाता है, जानते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ये पर्व त्यौहार आता है, जैसे कि तीज हो गया, कर्मा हो गया, उसमें भी चिकनी मिट्टी से ही मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। हम लोग खुद से भी चिकनी मिट्टी लाते थे और उसकी मूर्ति बनाते थे। तो याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी का ही यूज किया जाता है कुम्हार द्वारा खिलौना इत्यादि बनाने में। जल अवशोषण की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होता है। मिट्टी का आकार जो है काफ़ी छोटा छोटा होता है। ठीक है, दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में बड़े कण एवं छोटे कण मिक्स होते हैं। दोमट मिट्टी में क्या होता है? तो इस मिट्टी में बड़े कण एवं छोटे कण मिक्स होते हैं। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी ही होती है। दोमट मिट्टी ही होती है। और हमारे तरफ भी दोमट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जहानाबाद वाले क्षेत्र में, और यह धान के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है पांसू मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में जल का निस्यंदन या फिल्ट्रेशन की समस्या हो सकती है। परपटी बनाने की इसकी प्रवृत्ति अधिक होती है। परपटी बनाने की इसकी प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें सघन और दृढ़ बनने की क्षमता होती है। इसमें सघन और दृढ़ बनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट द्वीप है। लूसी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट द्वीप है, या कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का। कहाँ का? इंडोनेशिया। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा जल मरुदा विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में है। इंडोनेशिया द्वीप में है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा द्वीप तो ऐसे ग्रीनलैंड है, लेकिन द्वीप समूह अगर पूछा जाए तब इंडोनेशिया। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, आप लोग भी इसे क्लियर कर लें। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो ग्रीनलैंड द्वीप होगा, वही सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया में जावा, बाली, सुमात्रा आदि पृथ्वी द्वीप है। क्या कह रहा है, ये दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। अच्छा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया में जावा, बाली, सुमात्रा आदि प्रसिद्ध द्वीप हैं। जावा, बाली, सुमात्रा यह सब द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का है। जकार्ता इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूसंतारा। नूसंतारा जो है बोर्नियो द्वीप पर कालीमतन के जंगल के अंदर है। तो याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप भी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में ही, और यह जो नूसंतारा है बोर्नियो द्वीप पर है और कालीमंतन के जंगल के अंदर है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, नोट में दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के अधीन है। वही मैं बता रही थी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। वही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसे याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, अधिकार है डेनमार्क का। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। मेडागास्कर, यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो है। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंटानानारिवो, एंटानानारिवो है। इसे याद रखिएगा, एंटानानारिवो है। थोड़ा नाम टेढ़ा है लेकिन याद रखेंगे आप लोग। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंटानानारिवो। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के तट से दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। इस देश की मुद्रा मॉरिशियन रूपी है। मॉरिशस को मिनी भारत कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1834 में यहाँ लाए गए भारतीय मजदूरों ने इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मॉरिशस को मिनी भारत कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1834 में यहाँ लाए गए भारतीय मजदूरों ने इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मॉरिशस की सुंदरता और प्राकृतिक वातावरण के कारण यह हनीमून मनाने के लिए सबसे आकर्षक देश है। चलिए, मालदीव, यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की आधिकारिक भाषा मालदीवियन है। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। मालदीव भारत का निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। मालदीव के संविधान के मुताबिक मालदीव के नागरिक सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं। मालदीव के संविधान के मुताबिक मालदीव के नागरिक सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं। मालदीव का 2008 का संविधान सुन्नी इस्लाम को राज धर्म के तौर पर नामित करता है। मालदीव का 2008 का संविधान सुन्नी इस्लाम को राज धर्म के तौर पर नामित करता है। नेक्स्ट है 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी जो है यह न्यूजीलैंड में। कहाँ? यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। कीवी पक्षी न उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है और यह सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। कीवी पक्षी रैटाइड्स परिवार का सदस्य है। यह गुडवानन मूल का पक्षी है। कीवी पक्षी रैटाइड्स परिवार का सदस्य है। यह गुडवानन मूल का पक्षी है। कीवी एक अद्वितीय और जिज्ञासु पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेक्स मंटेली है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्टेक्स मंटेली। कीवी एक अद्वितीय और जिज्ञासु पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेक्स मंटेली है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन ही है। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हांगकांग, न्यू दिल्ली या फिर टोक्यो। सबसे पहले सूर्योदय जापान टोक्यो में हो जाएगा। टोक्यो कहाँ? तो जापान में।
टोक्यो में सूर्योदय सबसे पहले होता है। सुकुमार फूलों का देश जापान को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। जापान का जापानी भाषा में निप्पॉन नाम है। जापान का जापानी भाषा में नाम निप्पॉन है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट के निकट प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में अवस्थित है। जापान पूर्वी एशिया में एक द्वीपीय देश है, यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। जापान 4 बड़े आकार के द्वीपीय उत्तर से दक्षिण क्रमशः होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एवं क्यूशु है। इसे याद रखिएगा और यह क्वेश्चन ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट में आया था, हमने करवाया भी था। वहाँ पे सबसे उत्तर में है होक्काइडो, होक्काइडो के नीचे है होन्शु, होन्शु के नीचे शिकोकू और शिकोकू के नीचे क्यूशु है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका होन्शु। होन्शु के पश्चात आता है होक्काइडो, होक्काइडो के बाद क्यूशु और क्यूशु के बाद शिकोकू। यह हो गया आकृति या फिर आकार कह लीजिए, आकार के अनुसार से, क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का यह है होन्शु, होन्शु के बाद होक्काइडो, होक्काइडो के बाद क्यूशु और क्यूशु के बाद शिकोकू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। नागोया को जापान का डेंट्राइट एवं जापान का ब्रेड फोर्ड भी कहा जाता है। नागोया को जापान का डेंट्राइट एवं जापान का ब्रेड फोर्ड भी कहा जाता है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है मिलान करना है, मिलान कीजिए। उड़ान रहित पक्षी मतलब नहीं उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित रेंगने वाला तो यह सांप हो जाएगा। पर हरित कीड़ा सिल्वर फिश। अंग रहित पशु मछली। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर दिया गया है। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश है, वही हमने बताया। उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, अंग रहित पशु मछली, हमने सही बताया। सिल्वर फिश पिसू, जू, फायरवर्ट एवं कीड़ा है जिस पर नहीं होते हैं। सिल्वर फिश, पिसू, जू, फायरवर्ट ये सब क्या है? तो कीड़ा है जिसमें पर नहीं होते हैं। एमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन उड़ान रहित पक्षी है, मतलब नहीं उड़ने वाली पक्षी है। एमू, कीवी और ऑस्ट्रिच एवं पेंगुइन को भी याद रखिएगा। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29%। पृथ्वी के सतह का 29% भाग समुद्र तल से प्राप्त है, जबकि 71% भाग जलीय है। भूप्रपट्टी या ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे लगभग 35 किलोमीटर है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। वहीं दक्षिण गोलार्ध में जल की प्रधानता होता है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? सही ढंग से मिलाया गया है। नीस का रूपांतरित, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीस जो है रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है नीस में। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में। बेसाल्ट का शिस्ट एवं एम्फीबोलाइट में। बेसाल्ट का रूपांतरण शिस्ट या एम्फीबोलाइट। गैब्रो का रूपांतरण सरपेंटाइन है। वही अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। चुना पत्थर, चुना पत्थर का रूपांतरण हो जाएगा संगमरमर में। चुना पत्थर या डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर। सैल का रूपांतरण स्लेट में। और रूपांतरित चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बनते हैं, जैसे कि स्लेट, स्लेट क्या तो रूपांतरित है, और रूपांतरित से भी रूपांतरित चट्टान फाइलाइट बना। स्लेट का रूपांतरण हुआ फाइलाइट में, फाइलाइट का रूपांतरण हुआ सिस्ट में। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो। अवसादी चट्टान वनस्पति और जीव जंतुओं की जीवाश्म आदि के नीचे जमा होने से अवसादी शैल का निर्माण होता है, जैसे शैल, चुना पत्थर या डोलोमाइट। कांतिक चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कांतिक चट्टान का निर्माण होता है।
नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान यह दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश विस्तार जो है बोत्सवाना में है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो बोत्सवाना में, क्योंकि इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, तो बोत्सवाना में है। ऐसे इसका विस्तार नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जो चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। और वही पेंटागन कहाँ है, तो अमेरिका में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, पेंटागन अमेरिका में। महोवा या सिरा निवेदा उत्तरी अमेरिका। थार मरुस्थल यह अपना भारत में है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तकलामकान चीन में है। थार मरुस्थल का जो विस्तार है भारत और पाकिस्तान दोनों में है, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन के बीच है। यह ठंडा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट गिब्सन यह सब मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है री एग्जाम हुआ था 2018 में, उसे भी देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति, रोटेशनल मोशन और रिवोल्यूशन मोशन। घूर्णन गति किसे कहेंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। इसी गति के कारण दिन व रात की घटना होती है। नेक्स्ट है परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने की गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी को परिक्रमण गति में कुल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड समय लगता है। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वह है, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, 88 दिन समय लगता है बुध को। बुध का परिक्रमण काल जो है 88 दिन का होता है, जो कि सबसे कम समय में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और यह ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में परिक्रमा पूरा करता है। जबकि वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका परिक्रमण काल सर्वाधिक होता है 165 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। ग्रीनविच में 4 और समय 6 पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा, ये तो पूर्व में होगा, 30 डिग्री पूर्व में होगा, 30 डिग्री। 4 2 6, 2 घंटा का अंतर हो रहा है। 1 घंटा में 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री। 4 से 6 जा रहा है तो मतलब बढ़ रहा है समय, तो पूरा भी होगा, क्योंकि ग्रीनविच से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो समय बढ़ता है और इधर आएंगे तो समय घटता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा या मानक समय रेखा प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। ग्रीनविच के पूर्व स्थित स्थान का समय ग्रीनविच से आगे होता है, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम स्थित स्थान का समय ग्रीनविच के पीछे होता है। अभी हमने बताया भी, विश्व को कुल 24 समय जोन में बांटा गया है। 360 डिग्री इक्वल टू 24 घंटा, 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगेगा। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। यह इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच 5.5 घंटा आगे है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दिनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दिनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बेरिंग जो संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है एवं सबसे नजदीक है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़ा बहन, यह सब कहा जाता है शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। दूरी के अनुसार यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। चट्टान के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका। 2018 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है।
वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। इसका अपना एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी मदद से वह सौरमंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो उल्कापिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर जाकर के टकरा जाती, जिससे भारी तबाही होती। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसका बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। शनि का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह पानी से भी हल्का है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वरुण सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसे हरा ग्रह कहते हैं। और मिथुन की अधिकता के कारण पहले हमने पढ़ लिया, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? कौन से पेड़ की लकड़ी का यूज किया जाता है? तो विलो लकड़ी का। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। विलो की लकड़ी काफ़ी हल्की लेकिन बहुत मजबूत होती है। विलो की लकड़ी काफ़ी हल्की लेकिन बहुत मजबूत होती है। भारत में विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। सेलिकस अल्वा विलो की एक प्रजाति है। इसे व्हाइट विलो भी कहते हैं। सेलिकस अल्वा जो है विलो की एक प्रजाति है, इसे व्हाइट विलो भी कहा जाता है। पाकिस्तान का सियालकोट खेल सामग्री के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान का सियालकोट खेल सामग्री के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनो एएसआई में पूछे गए प्रश्न। स्टेनो एएसआई प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, किस कारण से दिन और रात होता है? दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। आगे बढ़िए। पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। दिन और रात का बड़ा या छोटा होना घूर्णन गति के कारण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के परिक्रमण गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी पर मौसम संबंधी परिवर्तन इसी गति के कारण होता है। पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा या छोटा होने के कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा या फिर छोटा होना होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। फिर अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका न होती तो पृथ्वी पर दिन रात का मान बराबर होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो पृथ्वी पर दिन रात का मान बराबर होता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात का मान हमेशा बराबर होता है। ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। वही 22 दिसंबर को अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का मान बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का मान बराबर होता है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहेंगे? एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहेंगे समवर्षा रेखा। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवर्षा रेखा कहलाती है, आइसोहाइट कहलाती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन या फिर आइसोहेलाइन कहलाता है। आइसोहेलाइन कहलाता है। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। समान ताप को मिलाने वाले स्थान को क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। किसी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा या फिर आइसोहाइट कहेंगे। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समलवन या फिर आइसोहेलाइन कहेंगे। वही समान दाब को समदाब रेखा या फिर आइसोबार, समान ताप को मिलाने वाली रेखा को समतापीय रेखा या फिर आइसोथर्म कहेंगे। किसी भी तीव्रता के दो भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मिक रेखा कहते हैं। किसी भी तीव्रता के दो भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मिक रेखा कहते हैं। समान तीव्रता वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है, आइसोसेस्मिक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है।
विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है जो कि वेनेजुएला में है। योसेमाइट या रिबॉन जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है। योसेमाइट या रिबॉन जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में। सुंदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। सुंदरलैंड जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सुंदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का, इस पर अधिकार हो गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित अमेरिका का एक राज्य है। क्या है? राज्य है। अमेरिका ने 1867 में रूस को अलास्का से खरीदा था। अगर इसका मैं मानचित्र बताकर समझाना चाहूँ तो अलास्का जो है ये साइड है। मैं सही ढंग से मैप बना लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पे अलास्का है। उसके बाद यहाँ पर कनाडा का विस्तार है, देखे भी होंगे, कनाडा का है। और फिर कनाडा के नीचे अमेरिका का विस्तार है, इस तरह से है। तो ये हो गया अलास्का। अलास्का को रूस से अमेरिका खरीदा था कब? 1867 में। यह अमेरिका का 50वां अंतिम राज्य है। यह अमेरिका का 50वां एवं अंतिम राज्य है। बेरिंग जल संधि अमेरिका के अलास्का एवं रूस के साइबेरिया के बीच स्थित है। यूकोन नदी अलास्का में ही है। यूकोन नदी कहाँ है? अलास्का में, जिसे सोना का अंश पाया जाता है। यूकोन नदी अलास्का में है जिसमें सोना का अंश पाया जाता है। भारत के स्वर्ण रेखा नदी में सोना का अंश पाया जाता है। भारत का भी नदी है स्वर्ण रेखा नदी, वहाँ भी सोना का अंश पाया जाता है जो कि झारखंड में है। अलास्का के कटमई पर्वत क्षेत्र को 1000 धुआरों की पेटी कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत क्षेत्र को 1000 धुआरों की पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? क्या बताया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्टिकम। आर्यभट्ट को शून्य एवं दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह भी था। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक नामक कथा लिखा है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक नामक ग्रंथ लिखे हैं। ब्रह्मगुप्त द्वितीय, इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त द्वितीय को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक लिखी। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, ये प्राचीन भारत के लिए प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। लीलावती इसमें महत्वपूर्ण है। तो लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक पुस्तक किसकी है? भास्कराचार्य की है। भू केंद्रीय सिद्धांत किसका है? जियोर्ज टॉलमी का। भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? कॉपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसने बताया? केपलर ने। इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश इनमें से कौन सा है? तो हंगरी है। हंगरी में पुस्ताज नामक घास का मैदान पाया जाता है। पुस्ताज नामक घास कहाँ है? तो हंगरी में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट, और यह सबसे बड़ा शहर भी है। हंगरी का सबसे बड़ा शहर बुडापेस्ट ही है। भू अवेष्टित या स्थल रुद्ध देश किसे कहेंगे? लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहेंगे? यह ऐसा देश होता है जहाँ चारों ओर स्थल से घिरा होता है, जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। विश्व में कुल 44 देश स्थल रुद्ध देश हैं। सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कजाकिस्तान है। लिechtenstein और उज्बेकिस्तान दोहरे भू अवेष्टित देश हैं। लिechtenstein और उज्बेकिस्तान जो है दोहरे भू अवेष्टित देश हैं। खुद तो है ही है भू अवेष्टित देश, और उससे जो सीमा जो लगती है वो भी भू अवेष्टित है। तो कौन सा है? लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और क्रीमिया पहले रूस का हिस्सा था, जिसे वर्तमान में रूस ने कब्जा कर लिया है। इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो बोर्नियो द्वीप। ऐसे सबसे बड़ा द्वीप जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड है। बोर्नियो द्वीप पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। इंडोनेशिया का हिस्सा है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है। सुमात्रा द्वीप भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार है। इनमें से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली, एंडीलैंड, केपटाउन में है, जबकि पम्पास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है।
भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता, ठंडी में बरसात। भूमध्यसागरीय जलवायु का रसदार फलों के लिए महत्वपूर्ण है। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान को कहते हैं। पंपास का है तो अर्जेंटीना में, और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वही कंपोज ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। यहाँ गर्मी में भारी बरसात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी चीन है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। प्राचीन समय में रेशम मार्ग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। रेशम का जन्मभूमि चीन ही है। भारत में सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में उत्पादन होता है। इसे आप लोग करंट से याद रखिए, करंट के अनुसार से याद रखिएगा, लेकिन अभी कर्नाटक ही है। रेशम का उत्पादन शहतूत के वृक्ष पर पलने वाली कीड़ा से प्राप्त होता है। भारत में मलबरी, ईरी, टर्सरी तथा मूंगा सभी 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी, ईरी, टर्सरी, मूंगा। टर्सरी का उत्पादन तो अपना बिहार में भी होता है, भागलपुर वाले क्षेत्र में, और ईरी असम वाले क्षेत्र में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके अगर देखा जाए तो सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब पेट्रोलियम कच्चा तेल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ओपेक देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक देश जो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक 13 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। संगठन का लक्ष्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और सदस्य राज्यों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना। ओपेक का लक्ष्य वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करना और मुनाफा अधिकतम करना भी है। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च जो होता है पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर ही होता है। 1972-73 में भारत में प्रथम तेल संकट आया था। भारत में द्वितीय तेल संकट खाड़ी युद्ध के कारण 1990-91 में आया था। तो आज वीडियो यहीं रहने देती हूँ, अगले वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।